इशू ऑफ शेयर्स का अपना एक क्वेश्चन बचा है, वो अपन बाद में ही करेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स से। दो मिनट रुको, सिर्फ नोट्स प्रिंट करता हूँ। नाही, एनपीओ चॅप्टर तर होणारच आहे. आपण इशू ऑफ डिबेंचर्स इंटरव्यूचे आपण एनपीओच लावणार. वही होई जाएगा पार्टनरशिप कन्साइनमेंट आणि इन्व्हेंटरीला लेक्चरमध्ये देऊ नाही. ओके, तो मारे एडिट टाइमच मिळतो नाही एडिट करायला, बरोबर दे नाही सके मैं देऊ पण तरी तर त्याला बाकी प्रिपरेशन चालू है. बाकी पेपर्स कैसे हैं? लॉ का थोड़ा हार्ड है, बाकी मैथ्स एंड अच्छा, लॉ में क्या प्रॉब्लम है? लास्ट में लॉ में टाइम नहीं मिलेगा. मतलब लेंदी पेपर था. मैंने फर्स्ट पीसीआर सॉल्व किया एंड देन मैं लॉस किया, तो लॉ का थोड़ा बाकी रह गया. ओके, लेकिन पीसीआर अच्छे से किया ना? हाँ. टाइम एलोकेट कर देना है 3 घंटा, 40% टाइम पीसीआर के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. और पेपर में मुझे आंसर्स देना पड़ता था, मुझे मार्क्स देना कम होता. हाँ, इसलिए ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही. फर्स्ट पेपर में मुझे नॉर्मल टेस्ट सीरीज है ये तुम्हारी. देखो, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, अभी 3 सेट होने वाले टेस्ट सीरीज के, हर एक एंगल से तुम्हारे पास से वो प्रिपरेशन करा के लेने वाला, बराबर ना? तो उस हिसाब से लेंदी आए तो भी अच्छी बात है, अपनी प्रैक्टिस हो रही है, प्रिपरेशन हो रहा है. और हम कहाँ लैग कर रही है समझ में आ रहा है. जहाँ लैग कर रही है समझ में आ रहा है वहीं पर रुकने का नहीं है, उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है अपने को. जो लैग हो रहा है वो जहाँ पे हम कम गिर रहे हैं उसको ओवरकम करना है ना. चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दिन के? सजेशन आंसर्स दे पढ़ाई हुई, मैं रिवीजन करने की होते थे, क्यों लेक्चर्स हुए रहे, रिवीजन लेक्चर्स हुए रहे, बराबर. तो बच्चे अभी रहे कि लेक्चर्स हुए, रिवीजन लेक्चर्स हुए. एसपीसी के अच्छे लेक्चर्स.
नंबर लो, हाँ, और कुछ भी प्रॉब्लम है लॉ में उसको हेल्प करो। उसको लॉ में एक्चुअली क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है उसको यही समझ में नहीं आया, तो उतना हेल्प करो उसको, ठीक है। उससे पूछो कैसा करने का है, क्या करने का है। रिवीजन लेक्चर जैसे वो बोल रहे हैं एसपीसी के अच्छे, वो देखो थोड़ा सा एक अलग टीचर से पढ़ा तो शायद कुछ ज़्यादा प्रॉपर समझ में। कितने रिवीजन लेक्चर्स हैं? 6 पूरा कवर्ड है उसमें, लेकिन हाँ कितने कितने घंटे के? 1.5 hour 1.5 आवर के 6 लेक्चर्स है, उसमें पूरा लॉ खत्म कर दिया, तो फिर क्या प्रॉब्लम? एंड वो 1 day before revision भी देते हैं। हाँ वो तो मालूम है मुझे, 1 डे बिफोर और रिवीजन वो बहुत अच्छा कुछ 6-7-8 घंटे का कुछ तो उनका वो इतना पूरा। नहीं रहता, 1 day before 4 hours का रहता है, पर मैराथन रहता है 6-7 घंटे का। हाँ तो वो तो 1 डे बिफोर का हो गया, ठीक है। लेकिन ये लगा तो तुम लिंक शेयर करो उनको, और तुम उस तरीके से पढ़ो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, क्या किधर प्रॉब्लम आ रहा है उनसे डिस्कस करो, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आता है तो मैं हूँ, मैं हेल्प करूँगा, नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन मैं बात ऐसी है ना कि देखो मेरा काम है पढ़ाना। अभी तुम पढ़ चुके हो, तुम बोल रहे हो कि तुमने क्लास किया है, रिवीजन क्लास किया है, सब किया है, तो याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो याद थोड़ा रखना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन लेक्चर देखो। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन। तुम कैसे लिखते हो आंसर कैसे लिखते हो? मान लो केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन आया, पहले उसका जो दिया है फैक्ट वो, हाँ उसका जो रेलेवेंट analysis, कंसेप्ट है वो लिखने का, हाँ, फिर उस केस स्टडी में उसका कंसेप्ट के हिसाब से, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन। और 50% पेपर मेरे हिसाब से तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड होता है, बाकी फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसने वो भी एक्सप्लेन किया कि वो कैसे लिखते हैं, सब एक्सप्लेन किया उसने। ओके। आज से ही चलो, टाइम वेस्ट नहीं करने का है। कितने दिन बचे हैं? 22, आज 2 तारीख है, खत्म हो गया। 20 ऑलमोस्ट। लास्ट के 3 दिन अकाउंट्स करना है, 21, 22, 23। हमारा कंपनी अकाउंट्स का ही यूनिट 2 है ये, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में, पहले तो ये कंसेप्ट क्या है डिबेंचर का, इसको समझते हैं। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, और एक बंदा है मिस्टर पी। कंपनी को अगर पैसे चाहिए होते हैं तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि शेयर्स इशू करे पब्लिक को, वो शेयर्स बेचे और उससे उनको पैसा मिले, वो पैसों से वो बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो शेयर्स की जगह पे ना डिबेंचर इशू करें। अभी सर ये डिबेंचर क्यों इशू करते हैं? तो बात ये है कि जब शेयर्स इशू करते हैं, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है तो वो एक पर्टिकुलर हिस्से का, छोटा सा हिस्सा, जितने उसने शेयर्स परचेज किए उतने हिस्से का वो ओनर बन जाता है कंपनी का, बराबर ना? हाँ या ना? हाँ, उसको ओनर मतलब ओनर मिल जाता है, वो प्रॉफिट में हिस्सा वगैरह जो भी है वो सब मतलब इशू ऑफ शेयर्स में अपन ने देख लिया। लेकिन अगर मान लो कि मिस्टर पी ने ए लिमिटेड में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्ट कैसे किए? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसने शेयर्स परचेस करके नहीं किया, डिबेंचर परचेस करके किया। क्या परचेस करके किया? डिबेंचर परचेस करके किया। तो
यहाँ पे पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे ही अगर मिस्टर पी ने ए लिमिटेड की डिबेंचर ली, उसने उसका पैसा तो कंपनी को दे दिया, बराबर, उसने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो ओनर नहीं बना है कंपनी का, वो ओनर नहीं बना है कंपनी का। यही बात, यही सबसे बड़ा फर्क है डिबेंचर्स में और शेयर्स में, ठीक है। तो ओनर नहीं बना है तो फिर सर ये पैसे क्या बोल के ट्रीट करती है कंपनी? तो ये एक टाइप का लोन होता है, ये एक टाइप का क्या होता है? लोन होता है। मिस्टर पी ने ए लिमिटेड के अगर डिबेंचर्स परचेज किए तो 1 लाख रुपए देके, मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए मिस्टर पी को, और मिस्टर पी ने उसके बदले क्या दे दिया? पैसा दे दिया, बराबर ना। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, मान लो 5 ईयर्स है अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 5 साल के लिए मिस्टर पी ने ए लिमिटेड को लोन दे दिया, मिस्टर पी ने ए लिमिटेड को लोन दे दिया। अभी मान लो अगर हम कोई बैंक से लोन उठाते या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाते तो हमको उनको क्या देना पड़ता है? इन रिटर्न इंटरेस्ट देना पड़ता है, बराबर ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो कंपनी है, इस 1 लाख रुपए डिबेंचर के बदले ये कंपनी मिस्टर पी को हर साल क्या देगी? इंटरेस्ट देगी एट द रेट, जो भी रेट स्पेसिफाइड होंगे। वो रेट कहाँ पे स्पेसिफाइड होते हैं? तो ये डिबेंचर के नाम के पीछे वो रेट लिखा जाता है, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स। तो ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखे जाते हैं, मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं 12% डिबेंचर का, तो ये जो रेट यहाँ पे, ये जो परसेंटेज है, ये जो रेट है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रही है बात? पक्का। तो कंपनी क्या करेगी? भी हर साल मिस्टर पी को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देते चलेगी। कब तक देगी? 5 ईयर्स तक। कब तक देगी? 5 ईयर्स तक। जैसे ही 5 ईयर्स खत्म हो जाते हैं, जैसे ही 5 ईयर्स खत्म हो जाते हैं, कंपनी को ये 1 लाख रुपए मिस्टर पी को रिटर्न करने होते हैं, वापस नहीं होते, क्योंकि लोन लिया है तो फिर सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाता है क्या? नहीं, जितने पीरियड के लिए लोन लिया है अपने को उस पीरियड में प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी होती है। तो ये 1 लाख बीइंग द प्रिंसिपल अमाउंट, ये 1 लाख रुपीज़ वो आफ्टर 5 ईयर्स कंपनी क्या करेगी? मिस्टर पी को दे देगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो जैसे ही मिस्टर पी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स परचेज किए ना, तो परचेज किए मतलब कैसे किए? ए लिमिटेड ने पहले डिबेंचर दिए है ना, तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। और आफ्टर 5 ईयर्स जब कंपनी 1 लाख रुपए रिटर्न कर देगी तो उसको बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी ने वो डिबेंचर्स क्या कर दिए? रिडीम कर दिए, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। एकदम इतना छोटा सा कंसेप्ट था ये डिबेंचर का, कि ओनरशिप नहीं दे रही है कंपनी, क्या कर रही है? लोन ले रही है। लोन के बदले कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो उसको क्या दे रही है इन रिटर्न? डिबेंचर्स। नहीं, डिबेंचर दे रही है। उस डिबेंचर के बदले वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका पहले से ही डिसाइडेड होगा, उस रेट से वो उसको हर साल इंटरेस्ट देते चलेगी, और जितना उसका पीरियड है उतना पीरियड के बाद कंपनी को वो डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है कि वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस उसको दे देगा और उससे वो डिबेंचर्स ले लेगी वापस। सिर्फ पैसा दे के बाद खत्म नहीं, पैसे दे के डिबेंचर्स भी वापस ले लेंगे। इसको बोलते हैं हम क्या? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कोई दिक्कत है? नहीं। इसका जो अकाउंटिंग है ये पूरा का पूरा शेयर्स के जैसा होता है। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हारा शेयर्स का चैप्टर हो चुका है, बराबर। अपना तो हो गया, तुम्हारा भी हो गया पक्का। तुमको कंसेप्ट मालूम है, एप्लीकेशन पे पैसा आता है, अलॉटमेंट पे पैसा आता है, फिर कॉल मनी होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल तक, बराबर ना। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे भी, डिबेंचर्स में भी यहाँ पे अप्लाई होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बहुत से बहुत 2 ही कॉल होते हैं, मतलब एप्लीकेशन का एक पैसा आएगा और अलॉटमेंट का पैसा आएगा, इसके आगे पैसा नहीं जाता। या तो वो एप्लीकेशन पे ही पूरा मंगा लेंगे, या तो फिर एप्लीकेशन में थोड़ा मंगाएंगे, बाकी का अलॉटमेंट के लेवल पे मंगाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसमें कितने लेवल्स होंगे? सिर्फ 2। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग भी किसके जैसी होती है? इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जब एप्लीकेशन के साथ पैसा आया, मान लो अपने एग्जांपल में 12% डिबेंचर्स है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? पहले तो पैसा आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पूरा अगर सब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया मान लो, तो ये तो पैसा आया। दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं।
दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन से किधर ट्रांसफर करते हैं, डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर होता था, बराबर। यहाँ पे एप्लीकेशन से सीधा डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। हरी बात समझ में, पक्का कोई दिक्कत है इसमें नहीं। मान लो एप्लीकेशन पे थोड़ा मंगाया है और बाकी का अलॉटमेंट पे मंगाया है, तो थर्ड एंट्री, अभी एप्लीकेशन के बाद जो भी लेवल आते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या ड्यू एंट्री पास करते हैं, बराबर। तो ड्यू एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और जब पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, जब पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। दैट्स इट, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। जैसे शेयर्स को हम पार पे इशू कर सकते थे और प्रीमियम पे इशू कर सकते थे, बराबर। सिमिलरली डिबेंचर को भी हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन डिबेंचर्स में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिबेंचर्स तुम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। पहला, डिबेंचर जो है वो पार पे इशू किया है, फिर प्रीमियम पे इशू किया है और फिर डिस्काउंट पे इशू किया है। पार और प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा शेयर्स के जैसा है, उसी तरीके से अपन करेंगे। डिस्काउंट का हम पहली बार देखने वाले, तो उस टाइम पे अपन देखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने तुमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इशूड बाय अ कंपनी टू रेज फाइनेंस बाय वे ऑफ लोन। जैसे मैंने बोला कि डिबेंचर मतलब क्या है कि ये एक तरीके का लोन है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में भी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो सबसे पहले इशूड एट पार, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके MTP नवंबर 2018 में 5 मार्क के लिए आया था, RTP नवंबर 18 में भी आया था और मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन। Siemens Limited issued 1 lakh 12% debentures of ₹100 each at par, payable in full on application by 1st April। मतलब 12% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 1 लाख। कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जिसने भी डिबेंचर्स लिए हैं कंपनी के, कंपनी उसको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है, बराबर ना। अगर मान लो मैंने पार पे शेयर डिबेंचर्स इशू किए हैं, किस पे, पार पे, मतलब 100 का डिबेंचर 100 में ही दिया, बराबर। और मान लो 1000 डिबेंचर्स दिए, मान लो 1000 डिबेंचर्स दिए, तो कितना हो गया ये, 1 लाख, बराबर। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, 1 लाख पे मान लो 12% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। प्रीमियम पे जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, प्रीमियम पे जब कंपनी, मतलब 100 का डिबेंचर मान लो 110 में दे दिया, 100 का डिबेंचर कितने में दिया, 110 में दिया, बराबर। तो यहाँ पे अभी इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 1,10,000 का 12% होगा या 1 लाख का 12% होगा, 1 लाख का। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वैसे क्वेश्चन में आएगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो 12% ऑफ ₹100 जो फेस वैल्यू, ये हो गया, ये आपको एक डिबेंचर का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ रही है, तो आपको टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, है ना। तो हमको इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई बात, पक्का।
तो 1 लाख डिबेंचर्स थे, 12% डिबेंचर्स थे और 100 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू था और इसको पार पे ही इशू किया गया है। एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा पैसा आना चाहिए, मतलब इसमें सिर्फ एक ही लेवल है और वो है एप्लीकेशन का। कब है वो? 1 अप्रैल को। इशू कब की है? 1 अप्रैल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल। अलॉट कब किए डिबेंचर्स? 1 अप्रैल को एप्लीकेशन ले लिए, 1 अप्रैल को एप्लीकेशन का पैसा भी ले लिया, ठीक है। अलॉटमेंट कब किया? 7 तारीख को अलॉटमेंट किया, मतलब ट्रांसफर कौन से डेट को होगा? 7th को होगा। ट्रांसफर अलॉटमेंट कब किया? तभी ट्रांसफर करेंगे अपन, ठीक है। एक्सेस मनी रिफंडेड ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब 1st है, जब आया था पैसा उसी दिन रिटर्न कर दिया। एप्लीकेशन जब आए, मुझे पता चला कि मुझे 1 लाख ही इशू करने हैं, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितने क्या? 1,10,000। मैंने तुरंत 10,000 एप्लीकेशन के पैसे रिफंड कर दिए ऑन द सेम डेट। तो 1 अप्रैल को 2 एंट्रीज होंगे, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के और दूसरा एप्लीकेशन मनी रिटर्न करने के, और तीसरा एंट्री 7 अप्रैल को होगा जो होगा ट्रांसफर एंट्री। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of the company. और आपको डिबेंचर के ऐसे ही मतलब 5 मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क 5 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, उससे बड़ा क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर जैसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लेवल्स बनते ही नहीं, आइदर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन एंड अलॉट। समझ में आया? शुरुआत इसकी बहुत ईजी है, आगे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा। है ये कम्प्लीटली इशू ऑफ शेयर जैसा, लेकिन जब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर रिडेम्पशन करेंगे तो उस टाइम पे हमारी स्टार्टिंग के एंट्रीज में कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम इसके बाद ये 3 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है इस चैप्टर में, तो उसी पे अपने को थोड़ा फोकस करना है। तो पहले थोड़ा वार्म अप टाइप पे ये कि हम मतलब समझ ले कैसे करना है इसको, और फिर अपन रिडेम्पशन वाले कंसेप्ट पे चले जाएंगे। तो ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सिमंस लिमिटेड जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। In the books of Siemens Limited journal entries, date, particulars, LF, debit rupees or credit rupees। अभी ईयर तो दिया नहीं है, तो हम एंट्री सिर्फ अप्रैल 1 लिख के ही करेंगे। अप्रैल 1 को फर्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारे पास पैसा आ रहा है एप्लीकेशन के साथ, बराबर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने एप्लीकेशंस आए थे? 1,10,000 इंटू पूरा एप्लीकेशन के साथ ही मंगाना है ना, तो 100, 1,10,000 इंटू 100। कैलकुलेटर लाए? कैलकुलेटर लाए क्या? ये अमाउंट आ जाती है 1,10,00,000 रुपए, 1,10,00,000 रुपीज टू कितना परसेंट डिबेंचर था ये? तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे तुम शॉर्ट में लिख रहे रहोगे चलेगा, एग्जाम में शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है। 1,10,00,000 रुपीज़, ठीक है।
नरेशन हम डिस्कस मतलब लिखते नहीं है यहाँ पे क्लास में, लेकिन तुमको एग्जाम में नरेशन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक एक जर्नल एंट्रीज करेंगे। नरेशन को तुमको बहुत ईजी है कि बीइंग 12% डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 12% डिबेंचर रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा अप्रैल 1 को ही अपने को क्या करना है, 10,000 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आए थे उनको उनका पैसा रिटर्न करना है। तो ऊपर की ही एंट्री हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में 10,000 इंटू 100 कितना होता है? 10 lakhs। पक्का? हाँ। ओके 10 lakhs। कैलकुलेट करो तुम भी, विधि कैलकुलेट कर नहीं रहे। टू व्हाट? टू बैंक अकाउंट रिटर्न कर रहे हैं ना पैसे। जब पैसा आया था, सुनो बहुत सिंपल लॉजिक है, जब पैसा आया था तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी उसी में से मुझे कुछ पैसा रिटर्न करना है, तो वही एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगा। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 lakhs। ओके, तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली कितने एप्लीकेशन का पैसा बचा है? 1 लाख एप्लीकेशंस का पैसा बचा है, बराबर। और मुझे 1 लाख ही इशू करने थे, अभी मैं इनको अलॉट कर दूंगा। लेकिन अलॉटमेंट कौन से डेट को हो रहा है? अप्रैल 7। हाँ मतलब वही ना, ट्रांसफर ही ना, खत्म हो गया ना, अभी एक ही एंट्री बची। एप्लीकेशन का ट्रांसफर नहीं करेंगे करेंगे ना, वही अलॉटमेंट, अलॉट जब करते तभी ट्रांसफर करते और फिर अलॉटमेंट का कॉल करते। ट्रांसफर करने के एंट्री को ही अलॉटमेंट बोलते हैं। हमने ट्रांसफर किधर किया? डिबेंचर। शेयर्स में किधर किया था? कैपिटल में। मतलब अपन ने उनको ओनर कंसिडर कर लिया ना। कब करते ओनर कंसिडर? जब अलॉट करेंगे। तो एग्जैक्टली अलॉटमेंट की एंट्री यही होती है। तो ये एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 1,10,000 रुपीज़ आए थे, सॉरी 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ आए थे, 10 लाख रिटर्न कर दिया, मेरे पास बचा कितना? 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ये एंट्री पास हो। टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1 करोड़। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेंगे अपन, प्रीमियम वाला, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मैंने 100 का शेयर मान लो 10 रुपये प्रीमियम पे दिया, तो मतलब मैंने 100 का शेयर कितने में इशू किया, 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया? 110 रुपये में, 110 रुपीज़ में, बराबर ना। हमने शेयर्स के चैप्टर में ना एक बात बोली थी कि हम कैपिटल में हमेशा किसको लेके जाएंगे? फेस वैल्यू को लेके जाएंगे। कैपिटल में हमेशा किसको, मतलब ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है और ये इशू प्राइस है, बराबर ना। तो कैपिटल में हम हमेशा फेस वैल्यू को लेके जाएंगे। तो प्रीमियम को हम कहाँ लेके जाते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में लेके जाते थे। सेम यही करना है। फेस वैल्यू ये डिबेंचर अकाउंट में चली जाएगी और जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। आई बात समझ में? पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? कपिल लिमिटेड इशूड 50,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 मार्च 2017। तो एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा पे करना है। 12% डिबेंचर है, 50,000 इशू करने थे 110 रुपये, ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 9 मार्च 2017। तो ट्रांसफर की एंट्री कब होगी? 9 मार्च 2017 में। यहाँ पे किसी को ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है क्या? किसी को कुछ रिटर्न करना है क्या? तो कितने एंट्रीज होंगे? सिर्फ 2 एंट्रीज होंगे। तो इन द बुक्स ऑफ कपिल लिमिटेड फॉर्मेट बनाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, in the books of Kapil Limited journal entries, date, particulars, LF, debit or
रेडी फॉर्मेट? फर्स्ट एंट्री कौन सी डेट को हो रही है? 1 मार्च 2017। तो 1 मार्च 2017 को बैंक अकाउंट पैसे आ रहा है पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू वॉट? 110। 50,000 इंटू 110 कितना है ये? 55 लाख रुपीज। टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 55 lakhs, ठीक है। और सीधा अलॉटमेंट कब करने का है? 9 मार्च को। तो 9 मार्च 2017 को हम एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 55 lakhs टू 12% डिबेंचर अकाउंट 50,000 इंटू 100 होगा यहाँ पे 50 लाख रुपीज़, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, यूनिट है सॉरी। अभी हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू इशू प्राइस रहने वाला है। मतलब 100 का शेयर मान लो मैंने 10% डिस्काउंट पे, 100 का डिबेंचर मैंने 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो इशू प्राइस मेरी क्या होने वाली है? 90। मतलब मेरा डिस्काउंट कितने का हो गया? 10 रुपीज़ का हो गया, बराबर ना। हाँ, तो अभी मान लो कि ये पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही आना है अपने को, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही आना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे बोलो ये एंट्री कितने रुपीज़ से होगी? 90 रुपीज़ से होगा। मैंने इशू कितने में किया है? मतलब डिबेंचर देके मुझे पैसा कितना मिलने वाला है? 90 रुपीज़। तो ये एंट्री होगी 90 रुपीज़, ये एंट्री होगी 90 रुपीज़। समझ में आया? पक्का। सेकेंड एंट्री इसका जो है वो होगा, मुझे क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। मुझे क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 100, क्योंकि हमने क्या बोला है कि हम डिबेंचर में फेस वैल्यू लेके जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हमारी टैली हो रही है क्या? नहीं हो रही। अगर मैं 10 रुपया डेबिट कर दूँ, अगर मैं 10 रुपया डेबिट कर दूँ तो मेरी एंट्री क्या होती है? टैली होती है। तो मुझे 10 रुपीज़ ये डेबिट करना होगा, और मैं इसको नाम दूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखो लॉस, लॉस मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लॉस मतलब डेबिट बैलेंस। तो हमने ये लॉस है हमारा, और हमने उसको डेबिट किया 10 रुपीज़ से। समझ में आ रही है बात? पक्का? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो यही कंसेप्ट है डिस्काउंट का। हमको जब अभी मान लो अगर एप्लीकेशन का लेवल भी है और अलॉटमेंट का लेवल भी है, तो फिर डिस्काउंट कौन से लेवल पे आएगा? समझो मेरी बात। अभी मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के लेवल पे ही रिसीव हुआ, तो बहुत सिंपल। लेकिन अगर मान लो एप्लीकेशन का भी लेवल है और अलॉटमेंट का भी लेवल है, और बोला गया कि 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आएगा और 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आएगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि डिस्काउंट को आप कौन से लेवल पे कंसिडर करोगे? अलॉटमेंट के लेवल पे कंसिडर करोगे। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा कौन से लेवल पे होता था? कुछ नहीं बोला है तो वो बाय डिफॉल्ट हमको अलॉटमेंट लेवल पे लेना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक, जब तक दूसरा कुछ बोला ना जाए।
तब तक वो अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट लेवल है तो, अगर पूरा का पूरा एप्लीकेशन लेवल पेज मंगाना है तो फिर वो तो फिर अभी लेवल ही नहीं है दूसरी कोई। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का ये ध्यान में रहेगा। तो इतना ही है, इसको अपन पकड़ के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन 2 में? एक्स लिमिटेड इशूड 1,12% debentures of 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st May 2017. Application for received for 1,20,000 debentures. फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। Debentures were allotted on 9th June 2017. Excess monies were refunded on the same date. Pass necessary journal entries. तो 31st मई को 2 एंट्री पास करेंगे, एक पैसा आने का और दूसरा रिफंड का, और 9th जून को हम अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे, मतलब ट्रांसफर एंट्री, और उसमें हम डिस्काउंट को मेंशन करेंगे। समझ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 किसके बुक्स में है? एक्स लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। ठीक है। फर्स्ट एंट्री विल बी 31st मई 2017 को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 इंटू 90 इंटू 90, 100 होगा ही नहीं। तो कैलकुलेट करो, तो 1 करोड़ 8 लाख। 12% ही है ना? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 करोड़ 8 लाख। ठीक है। इसी डेट पे हमको क्या करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को रिफंड करना है, तो ऊपर की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये होगा 20,000 इंटू 90, कितना आता है? 18 lakhs। 18 lakhs। ठीक है। और 9th जून 2017 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब अलॉटमेंट कर देंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी देखो 1 करोड़ 8 लाख रुपीस आए थे, उसमें से 18 लाख रिटर्न कर दिए। मेरे पास बचे कितने? 18 लाख रिटर्न कर दिए, रिफंड कर दिए। 90 लाख बचे, तो 90 लाख। नहीं समझ में आया तो कैलकुलेटर का यूज़ करो, शर्माने का नहीं उसको यूज़ करने को। और आगे एंट्री बोलो मेरे को। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये होगा 1 लाख इंटू 10 यानी 10 lakhs टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1 करोड़।
क्लियर? डिबेंचर का एक कंसेप्ट हमने, एक बेस हमने रेडी कर दिया और मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। चाहे डिबेंचर हमने पार पे इशू किए हो, एंट्रीज पता चल गई, प्रीमियम पे इशू किए हो, एंट्रीज पता चल गई, डिस्काउंट जो कि एक नया कंसेप्ट देखा हमने, वो भी एंट्रीज हमको पता चल गई क्या करने का। ठीक है, डिस्काउंट के रिलेटेड एक और बात, मान लो कि अलॉटमेंट लेवल भी है और उसमें डिस्काउंट है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन के लेवल पे हमने जो एंट्री किया वो ट्रांसफ़र के टाइम पे उसको डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज किया, बराबर? ट्रांसफ़र एंट्री पे रिकॉग्नाइज किया ना। हाँ, मान लो अलॉटमेंट लेवल है, हर एक लेवल के कितने एंट्रीज होते हैं? 2 एंट्रीज होते हैं। अलॉटमेंट के लेवल पे तुम कब रिकॉग्नाइज करोगे? मतलब फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? हाँ, ड्यू की एंट्री पास करते हैं, हाँ फर्स्ट एंट्री। प्रीमियम के केस में भी अपन ने ऐसे ही किया था जब शेयर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। अलॉटमेंट पे जब था तो ड्यू करते थे तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देते थे, फिर जितना पैसा आता था वो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। फर्क यही है कि एप्लीकेशन पे पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में जो भी लेवल्स होते हैं उसमें पहले ड्यू करते हैं और फिर पैसा आता है। एप्लीकेशन के लेवल पे फर्स्ट एंट्री इज फॉर रिसीट ऑफ मनी और बाकी लेवल्स पे सेकेंड एंट्री विल बी फॉर रिसीट ऑफ मनी, बराबर ना। तो अलॉटमेंट के लेवल पे अगर डिस्काउंट या प्रीमियम आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री में, उस लेवल के फर्स्ट एंट्री में ही अपने को उसको पकड़ने का है, बराबर। लेकिन अगर अलॉटमेंट लेवल ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन लेवल है, तो फिर डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो वो उसके सेकेंड एंट्री मतलब ट्रांसफर वाले एंट्री में होगा। मतलब सेकेंड मत पकड़ के चलो, कभी कभी अभी जैसे इस क्वेश्चन में सेकेंड एंट्री इज फॉर रिफंड, बराबर ना। हाँ, तो उसमें नहीं लेने का अपने को, ट्रांसफर वाले एंट्री में लेने का, और बाकी केसेस में ड्यू वाले एंट्री में लेने का, समझा? हाँ, तो ये 3 हमने एक बेस कंप्लीट कर दिया। अभी बात करते हैं रिडेम्पशन के, ध्यान यहाँ पे दो। मैंने बोला कि मैं अगर मान लो ए लिमिटेड अगर डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होने वाला है। आफ्टर दिस पीरियड डिबेंचर्स को क्या करना है? रिडीम करना है। मतलब क्या कि कंपनी को जिसको डिबेंचर्स इशू किए हैं उसको वो पैसा वापस देना है, हाँ या ना। तो जब जिससे पैसा लिया है हमने, डिबेंचर्स इशू करके पैसा लिया, उसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना, बराबर, कोई एग्रीमेंट होता है अपना, तो उसमें ना ये पूरी बात होती है कि अभी मैं आपको 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में दे रहा हूँ, या 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये में दे रहा हूँ, या 100 रुपये का डिबेंचर 110 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। 5 साल बाद मैं आपको ये पैसा रिटर्न करने वाला हूँ, मतलब मैं डिबेंचर्स को क्या करने वाला हूँ? रिडीम करने वाला हूँ। वो टाइम पे भी मैं जो रिडेम्पशन होने वाला है वो मैं पार पे भी कर सकता हूँ या तो फिर मैं प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब पैसा रिटर्न करने की बारी आती है तो वो जो रिडेम्पशन है वो पार पे भी हो सकता है या वो प्रीमियम पे भी हो सकता है। मतलब अगर मैंने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया है तो रिडीम करने के समय में 100 रुपये वापस दे दूंगा, या तो फिर 110 रुपये वापस दे दूंगा, या तो मैं 110 रुपये वापस दे दूंगा। ऑब्वियसली मान लो मेरी कंपनी है, यू बोथ आर द इन्वेस्टर्स, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे कंपनी के आप डिबेंचर्स लो, बराबर। आप मुझे क्या बोलोगे? ठीक है, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, बराबर। तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि देखो मैं 100 रुपये का डिबेंचर आपको दे रहा हूँ, मैं हर साल आपको इसके ऊपर 12 रुपये का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, और 5 साल बाद मैं आपको आपके 100 रुपये वापस दे दूंगा। ये एक डील हो सकती है, बराबर। दूसरी डील ये भी हो सकती है, मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं 100 रुपये का डिबेंचर मैं आपको अभी दे रहा हूँ, मतलब आपसे 100 रुपये ले रहा हूँ, आपको 100 रुपये का डिबेंचर दे रहा हूँ। मैं हर साल आपको इसके ऊपर 12 रुपये का इंटरेस्ट दूंगा और 5 साल बाद मैं आपको 110 रुपये वापस दे दूँगा। समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ। तो जब तक रिडेम्पशन पार पे होता है ना तब तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं वापस बोलूँ, रिडेम्पशन के एंट्रीज नहीं करने के अपने को,
5 ईयर्स बाद जब मैं पैसा रिटर्न करूंगा उसकी एंट्रीज क्या होंगी, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं 5 ईयर्स बाद आपको कितना पैसा देने वाला हूँ इसकी बात मैं आज कर रहा हूँ ना, एग्रीमेंट के टाइम पे कर रहा हूँ ना, आपसे पैसे लेने के पहले कर रहा हूँ ना, आपको डिवेंचर देने से पहले कर रहा हूँ ना, हाँ या ना? हाँ। तो मुझे पता है कि रिडेम्पशन पे मैं आपको कितना पैसा देने वाला हूँ आफ्टर जो भी पीरियड है, 3 साल 5 साल 4 साल जो भी होगा, 10 साल जो भी होगा, लेकिन मैं रिडेम्पशन पे आपको उस टाइम पे कितना पैसा दूंगा ये मुझे आज ही पता है, ये मुझे आज ही पता है, ठीक है। तो इशू के टाइम पे, इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे अपने को उसको रिकॉर्ड करना होता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे अपन रिडेम्पशन किस हिसाब से करने वाले उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज अब भी करनी होती है। इतना कंसेप्ट दिमाग में बैठा? हाँ। अभी ये जो रिडेम्पशन है ये 2 टाइप से होगा, पार और प्रीमियम। सर डिस्काउंट पे क्यों नहीं होगा? सोचो ना, मैं आपको तीसरा ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपसे अभी 100 रुपया लूंगा, आपको हर साल 12 रुपये दूंगा और 5 साल बाद मैं आपको 90 रुपये दूंगा। आप लगाओगे क्या मेरी कंपनी में पैसा? नहीं ना। तो डिस्काउंट, रिडेम्पशन पे डिस्काउंट कभी नहीं होता, रिडेम्पशन पे डिस्काउंट कभी नहीं होता। इशू के टाइम पे डिस्काउंट हो सकता है कि हाँ बाबा 100 रुपये का डिबेंचर है, मैं अभी आपसे 90 रुपये ले रहा हूँ, 90 रुपये में मैं इशू कर रहा हूँ, आपको हर साल 12 रुपये ब्याज दूंगा और रिडेम्पशन पे मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ये कंसेप्ट क्या हो गया? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम भी हो सकता। समझ में आ रही ना बात? हाँ। अभी ये जो 2 मतलब मैं पार पे इशू कर सकता हूँ और प्रीमियम पे इशू कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जब मैं रिडेम्पशन पार पे कर रहा हूँ ना, तब तक मेरे इशू के एंट्रीज में, मतलब हमने अभी ये जो 3 कंसेप्ट देखे उस एंट्रीज में कोई चेंज नहीं, हम वैसे के वैसे ही एंट्रीज करेंगे। भले ही मैं रिडेम्पशन उसका आगे जाके पार पे, कब पार पे करना है, जब प्रीमियम पे करूंगा ना तब मेरे अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़े चेंज होते। तो अभी अपन क्या करेंगे, रिडेम्पशन के सारे पार वाले एंट्रीज अभी अपन कर लेते हैं, मतलब इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। ये अपन क्वेश्चंस कर लेते, फिर अपन प्रीमियम के ऊपर आते, फिर प्रीमियम का कंसेप्ट समझाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, पूरा कंसेप्ट एक साथ समझाए तो बाउंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रिडेम्पशन पार पे हो रहा है ना, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, जितना अभी तक पढ़ा है सेम उसी हिसाब से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हमारा जो कंसेप्ट है वही है कि अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। हम रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट देखो क्या है, रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसकी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में, हम रिडेम्पशन की एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। झेपा क्या? हाँ। तो बाकी जो मैंने अभी सारी बातें बताई वही यहाँ पे दिया हुआ है। हम सीधा चलते क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसकी हेडिंग है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। अमोल लिमिटेड issued 40 lakhs 9% debentures of ₹50 each, payable on application as per terms mentioned in the prospectus and redeemable at any time after 3 years from the date of issue। तो डेट ऑफ इशू के बाद 3 साल बाद मैं कभी भी उसको रिडीम करूंगा। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड। किसकी एंट्रीज करनी है? इशू ऑफ डिबेंचर्स की, बराबर ना। कितने एंट्रीज होंगे बोलो मुझे? 2 ही एंट्रीज होंगे। एक होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहाँ पे 9% आना चाहिए था, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। सोल्यूशन इसका इसलिए दिया है क्योंकि ये अपन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये कितना है? तो 40 lakhs डिबेंचर थे ना, है ना, इंटू 50, ये हो जाता है 20 करोड़ रुपीज़। और नरेशन भी दे दिया है मैंने, मतलब तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, क्या सिंपल रखने का, नरेशन में ज़्यादा उलझने का नहीं है। बीइंग से स्टार्ट करो, हमारा जो बेस है ना अकाउंट्स का क्या है उसको चेंज नहीं करने का, बीइंग से स्टार्ट करो, समझ रहे हैं। हमने एक बेस बनाया कब? 11th, बराबर ना। नरेशन की शुरुआत बीइंग से करो, क्या तो फर्क पड़ने वाला, कितना टाइम लगता है बीइंग लिखने में? हाँ हाँ। तो बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 20 करोड़ रुपीज़।
इसमें किधर भी हम रिडीम पार पे करने वाले इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए। एंट्री में कोई चेंज आया क्या? कुछ भी नहीं, एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं आया। ओके, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। पीयू लिमिटेड issued 50 lakhs 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follows. एप्लीकेशन पे 40 रुपया, अलॉटमेंट पे 50 रुपया। तो अभी डिस्काउंट का पैसा कौन सा लेवल पे होगा? अलॉटमेंट के लेवल पे। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर। एमटीपी नवंबर 18 5 मार्क के लिए वापस था ये, और स्टडी मटेरियल में भी था, है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि पहली बार 2 लेवल्स आया है ना, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ पीयू लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 5। रेडी फॉर्मेट, स्टार्ट करें। डेट वगैरह कोई दिया हुआ नहीं है तो अपन नंबर्स दे देंगे डेट के कॉलम में। फर्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने हैं? 50 lakhs इंटू 90, कितना आएगा ये? हाँ 45 करोड़ पक्का? 45 कर टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 45 करोड़। ठीक है। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की होगी। इधर हम क्या करेंगे? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45 करोड़, जितने क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर देंगे। लेकिन ये डिस्काउंट पे है तो हमको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी डेबिट करना होगा। अच्छा 2 लेवल है इसमें, सॉरी, फिर गलत हो गया अपना। यहाँ पे हम 40 लेंगे, अमाउंट सारी चेंज हो जाएगी, अमाउंट सारी चेंज हो जाएगी। 50 lakhs इंटू 40 ये आएगा 20 करोड़ रुपीज। %9 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू 9% डिबेंचर अकाउंट 20 करोड़। वो स्टार्टिंग में 90 ले लिया तो मैं इसी में डिस्काउंट को भी डेबिट कर रहा था, समझा? अभी थर्ड एंट्री ये अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री होती है, इसको हम पास करेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 lakhs इंटू 50 है ना, 50 lakhs इंटू 50 ये हो जाएगा 25 करोड़। फिर हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये होगा 50 lakhs इंटू कितना? 5 करोड़ टू 9% डिबेंचर अकाउंट
30 करोड़। ठीक है, जीरोस बराबर लिखना, गड़बड़ होती है इसमें, हमारी एंट्री मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोर्थ एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना, ये तो ड्यू किया है अपन ने, अभी इसका पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 25 करोड़। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो 2 लेवल होंगे और डिस्काउंट कैसे होगा, उसको फिर कैसे रिकॉर्ड करना है, ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। अभी इसका भी सोल्यूशन मैंने दे दिया, अपन इसको डिस्कस ही करेंगे क्योंकि 2 लेवल्स है इसमें भी शायद, लेकिन अपने को समझ में आ गया कि इसको कैसे करने का है। कोइनाल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 15 lakhs 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, पेएबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। मुझे बताओ 50 रुपए का डिबेंचर कितने पे इशू किया? 50 रुपए का डिबेंचर कितने पे इशू किया? 55 पे रे। 10% प्रीमियम इज कैलकुलेटेड ऑन 50 ना, फेस वैल्यू ना, है ना? तो फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम 5 है, इशू कितने पे किया? 55 पे, बराबर ना? अभी 55 में से 20 ऑन एप्लीकेशन है और बोल रहे बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया? हाँ 35। 55 में से एप्लीकेशन पे वो बोल रहे कि 20 रुपये आएगा, बोल रहे अलॉटमेंट पे बैलेंस आएगा, तो 55 में से 20 अगर एप्लीकेशन पे तो बैलेंस कितना? 35, ये अलॉटमेंट पे आएगा। और प्रीमियम किस में है? अलॉटमेंट के लेवल। प्रीमियम किस में है? अलॉटमेंट के लेवल। तो हम एंट्री करेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 15 lakhs इंटू 20, 15 lakhs इंटू 20, बराबर ना? 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपीस। ठीक है, और यही पूरा ट्रांसफर भी कर देंगे। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 3 करोड़ रुपीस। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं फिर अपन ने। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 years. All the money due on allotment was called up and received. Record necessary entries when premium money is included in application. मैंने क्या बोला था? बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि प्रीमियम का पैसा किस में आना चाहिए? एप्लीकेशन में। मतलब 20 रुपए में प्रीमियम का पैसा कितना है? मतलब डिबेंचर में कितना ट्रांसफर होगा? 15। नहीं झेपरा, नहीं झेपरा, झेपरा है पक्का। 20 रुपए एप्लीकेशन पे आने वाला, वो बोल रहे कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में, तो प्रीमियम कितने का है? 5 रुपीज का। मतलब 20 में से 5 अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना है? मतलब ट्रांसफर कितना होगा डिबेंचर में? 15। समझा? तो फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड एंट्री जब अपन करेंगे तो डिबेंचर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 3 करोड़ से। उसके बाद टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये होगा 15 lakhs इंटू 15 रुपीज, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 15 lakhs इंटू 5 रुपीज। समझ में आया? पक्का? ओके। फिर हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे। अभी अलॉटमेंट का तो पूरा का पूरा फेस वैल्यू है, तो ड्यू एंट्री क्या होगी? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बात खत्म। है ना? इसमें कोई चेंज आने वाला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम उन्होंने बोला था एप्लीकेशन में इधर। अगर वो ये नहीं बोलते कि प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन, वो ये नहीं बोलते, तो फिर हमारी जो सेकेंड एंट्री है वो अभी जो अपन सोल्यूशन में दिया वैसी नहीं होती, बराबर ना? प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में ये नहीं बोलते तो अपन उसको किधर पकड़ते? अलॉटमेंट में पकड़ते, और अलॉटमेंट के लेवल का फर्स्ट एंट्री जो है वो चेंज हो जाता।
वो होता है 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज जी पा क्या पक्का। तो डिबेंचर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, वो पैसा पूरा का पूरा आ गया, उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये था अगर हम रिडेम्पशन किस पे कर रहे हैं, पार पे। ये था जब हम रिडेम्पशन पार पे कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे अगर रिडेम्पशन प्रीमियम में हो रहा है तो। अभी हम डिस्कस क्या करेंगे, रिडेम्पशन प्रीमियम में हो रहा है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं रिडेम्पशन पे कितना पैसा देने वाला हूँ, रिडेम्पशन पे कितना कब दूंगा पैसा, वो पीरियड खत्म होने के बाद, 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल जो भी एग्रीमेंट में पीरियड होगा, बराबर। लेकिन वो 8 साल बाद में जितना पैसा देने वाला हूँ ये मुझे कब पता है, आज के डेट में ही पता है। आज के डेट में ही पता है जब मैं इशू करने वाला हूँ, हाँ या ना। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 रुपये में आपको इशू किया है, मैं रिडीम करूँगा 110 रुपये, मतलब रिडेम्पशन पे मैं आपको कितना दूंगा 110 रुपये। आज के डेट में ये 10%, ये जो 10 रुपीज़ है जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मुझे पता है आगे जाके मैं ये 10 रुपये एक्स्ट्रा देने वाला। आज की डेट में मुझे पता है आज की डेट में कि मुझे 10 रुपये का आगे जाके लॉस होने वाला है, नुकसान होने वाला है, एक्स्ट्रा पैसा मेरे जेब से जाने वाला है, हाँ या ना। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पता है क्या आपको, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो ये बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में कोई खर्चा है, फ्यूचर में आपको कोई लॉस है, या आपको आज ही पता है, उसको तुरंत रिकॉर्ड करो, उसको तुरंत रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर आपको पता है कि आगे जाके आपको कोई इनकम होने वाला है, वो जब तक होता नहीं तब तक रिकॉर्ड मत करो। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आगे जाके फ्यूचर में होने वाले लॉस को अगर आपको पता है वो होने वाला है, कितने रुपीस का है, क्या है, कब होने वाला है, पता है ना, आप उसको आज ही रिकॉर्ड कर दो, आज ही लॉसेस आज ही रिकॉर्ड, इनकम को रिकॉर्ड मत करो, गेन को रिकॉर्ड मत करो, गेन जब होगा तब रिकॉग्नाइज करना उसको। समझ में आ रही है बात, हाँ। तो इसी के यही प्रिंसिपल की वजह से हमारा एंट्री चेंज होता, हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होता, हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होता। और इसके लिए हमको एक एंट्री पास करनी होती है, किसके कितने रुपए के लिए, 10 रुपीज़ के लिए, जो मुझे आगे जाके एक्स्ट्रा देना पड़ने वाला है ना। मैं उसकी एंट्री पास करता हूँ, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू। मुझे एक बात बताओ, ये 10 रुपया मुझे आगे जाके देना है ना, एग्रीमेंट हो चुका है ना, हाँ या ना, हाँ। मतलब मेरी लाइबिलिटी है ना, मतलब मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी ना। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। एसेट का बैलेंस, लॉस का बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया डेबिट करके, हाँ या ना। अभी मैं लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूँगा, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूँगा डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10 रुपये, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10 रुपये। समझ रहा है क्या एंट्री की मैंने, जो प्रीमियम में रिडीम प्रीमियम पे करने वाला, तो जितना प्रीमियम है मैंने सिर्फ एक डिबेंचर का लिया, अभी मल्टीप्लाई करेंगे अपन जितने नंबर ऑफ डिबेंचर से, बराबर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। एंट्री क्या पास की मैंने, डिबेंचर सस्पेंस, बोलो मेरे साथ, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस, ओके। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। दिक्कत कब आती पता है क्या, ये एंट्री हमको इंडिविजुअल पास नहीं करनी है, हमको ये एंट्री मर्ज करनी है हमारे अलॉटमेंट के लेवल के एंट्री के साथ। क्या बोला मैंने, मतलब हमारा जो भी अलॉटमेंट के लेवल का या अलॉटमेंट का एंट्री होगा, क्या बोला मैंने, अलॉटमेंट का एंट्री या अलॉटमेंट के लेवल का एंट्री, ठीक है। वो नॉर्मल एंट्री जो है वो तो पास करनी है, उसके साथ हमको ये एंट्री पास करनी है,
उसके साथ हमको ये एंट्री पास करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अलॉटमेंट के लेवल का एंट्री है, मैंने पार पे ही इशू किया है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा एंट्री, डिबेंचर 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, बराबर ना। ये एंट्री होगा या नहीं होगा? हाँ। लेकिन अगर मैं रिडीम प्रीमियम पे करने वाला हूँ ना, तो उसमें मुझे ये एंट्री मर्ज करनी है। मेरी वो एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? और ये होता है कंफ्यूजन का पार्ट, यहाँ पे होता है कंफ्यूजन, एंट्री नहीं समझ में आती, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुमको ब्रेक करके समझा कौन से लेवल पे होगा ये भी बता दिया। तो क्वेश्चन पढ़ते समय हमको थोड़ा सा सतर्क रहे, देखना है कि रिडेम्पशन है, हाँ, प्रीमियम पे है, हाँ, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, चेक पॉइंट बन जाता है कि मेरे को अलॉटमेंट के लेवल के एंट्री में ये जो मैं रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाला हूँ उसकी एंट्री मर्ज करनी है, और रिडेम्पशन प्रीमियम पे जो करने वाला हूँ उसकी एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, बस। तो जो भी एंट्री होगी उसके डेबिट के साथ ये एक डेबिट जुड़ जाएगा, उसके क्रेडिट के साथ ये एक क्रेडिट जुड़ जाएगा, हाँ है ना। तो जब भी वो एंट्री पास करोगे ना, नहीं क्लिक होता है तो रफ में पहले कुछ तो कर ले और फिर प्रॉपर एंट्री पास कर, समझा। तो ये तो था पार का। अभी ऐसा डिस्काउंट पे भी मैं अलॉट कर सकता हूँ, तो उसकी एंट्री अलग हो जाती, उसमें ये एंट्री मर्ज करनी पड़ती। डिस्काउंट पे अलॉट किया है, रिडीम प्रीमियम पे करने वाला, तो डिस्काउंट का ऑलरेडी एक है, डिस्काउंट का ऑलरेडी एक है क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो एक अलग आइटम आ जाता डेबिट में, उसमें फिर ये भी एंट्री अपने को पास करनी पड़ेगी, समझा। प्रीमियम उसमें एक एक्स्ट्रा क्रेडिट करते हैं अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम को, बराबर। तो उस एंट्री में ये एक डेबिट एक्स्ट्रा और एक क्रेडिट एक्स्ट्रा आ जाएगा, बराबर। कोई दिक्कत है नहीं। 2 मिनट के लिए मैं डिस्काउंट वाली बात करता है यहाँ पे। नॉर्मली डिस्काउंट के अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, मान लो अलॉटमेंट के लेवल पे, मान लो अलॉटमेंट के लेवल पे, तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू 12% डिबेंचर, बराबर ना, हाँ या ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। फिर अपन रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाले, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा गलत हो गया, चलो, गलत मतलब कंसेप्ट सब सही है, अकाउंट का नाम लिखने में गलत हो गया, अकाउंट का नाम लिखने में गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ये होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कंसेप्ट सब सेम है, सिर्फ मैं अकाउंट का नाम चेंज कर रहा हूँ, कंसेप्ट सब सेम है, सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज कर रहा है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दूसरे कंसेप्ट में आता है, ठीक है। हाँ, तो वापिस एक बार, अगर मैं रिडेम्पशन किस पे करने वाला हूँ, प्रीमियम पे करने वाला हूँ, रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाला हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे क्यों है, तो इशू के टाइम पे ही मुझे पता है कि मुझे आगे जाके लॉस होगा, बराबर ना। तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री जब मैं पार पे इशू करता हूँ और रिडीम प्रीमियम पे करता हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अभी वापस आता है डिस्काउंट पे, फिर से एक बार मेरे को एंट्री बोलो। अगर मैं रिडेम्पशन प्रीमियम पे करने वाला हूँ तो मैं एंट्री क्या करूँगा, सिंपल एंट्री बोलो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, ओके। अभी बात यहाँ पे डिस्काउंट की आती है। डिस्काउंट में मैं अलॉट किस पे कर रहा हूँ, इशू किस पे कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे। तो मेरे डिस्काउंट की एंट्री तो ये हो गई मालिक, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट बराबर। इसमें मुझे लॉस प्रीमियम वाली एंट्री जो मैं रिडीम प्रीमियम पे करना हूँ उसकी एंट्री मर्ज करनी है, तो वो हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम बराबर ना, हाँ या ना, हाँ। ये एंट्री होती है, ऐसे ही करनी चाहिए। मान लो कि मैंने 85 रुपीज़ में मैंने अलॉट किया, मतलब 15 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया, 15 का। डिबेंचर में कितना जाएगा, 100 रुपया, और मैं रिडीम करने वाला हूँ 10 रुपया प्रीमियम पे बराबर। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 10 और ये 10, टोटल 110 हो रहा, 110 हो रहा, टैली बराबर ना। ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट वे, मतलब मैं देखो मर्ज करके तुमको पहले बता रहा, ठीक है, लेकिन हमको ऐसे पास नहीं करना। क्यों पास नहीं करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस तरीके को फॉलो नहीं करता। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है। ऑल्टरनेट तरीका मतलब क्या, कि इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा ये जो पैसा है 15 रुपया डिस्काउंट का और 10 रुपया रिडेम्पशन के प्रीमियम का, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को ही क्रेडिट कर देती है, डेबिट कर देती है। समझा क्या, समझा क्या बोला मैंने? तो डिस्काउंट पे जब अपन इशू करते हैं और रिडीम प्रीमियम पे करने वाले, तो उसके अलॉटमेंट के एंट्री में ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट का पैसा और रिडेम्पशन के प्रीमियम का पैसा दोनों मर्ज करके अपने को एक ही अकाउंट में डाल देना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिर्फ ये कब होगा, जब प्रीमियम पे रिडीम करने वाले। अगर नहीं करने वाले तो डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। समझा क्या, पक्का पक्का ना। तो ये पूरा कंसेप्ट था रिडेम्पशन के ऊपर। इस एंट्रीज में थोड़ा ध्यान रखना होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कभी अपन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रखते हैं, कभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रखते हैं, समझ में आ रहा है, कभी मर्ज कर देते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन बड़ा होता है। तो ये कंसेप्चुअली क्लियर हुआ है मेरे हिसाब से। इसके ऊपर अपन अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके ऊपर अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, फटाफट। Issued at par, redeemable at premium. Modern Equipments Limited issued 4 lakhs 12% debentures of rupees 100 payable as follows. Application पे 30, allotment पे 70. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received. As per the terms of issue, debentures are redeemable at 110 per debenture. Record necessary entries regarding issue of debentures. तो अभी यहाँ पे एंट्रीज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिडेम्पशन किस पे हो रहा, प्रीमियम पे हो, बराबर ना। चलो फटाफट, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। Question number 7. रेडी फॉर्मेट। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री होगी 4 lakhs इंटू 30, 1 crore 20 lakhs।
1,20,00,000। इसको ट्रांसफ़र कर दो। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1,20,00,000। ओके। उसके बाद थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का, वो होगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 lakhs इंटू 70 2,80,00,000। ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4 lakhs इंटू 10 40 lakhs to 12% डिबेंचर अकाउंट 2,80,00,000 to डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 40 lakhs। खत्म क्या? पैसा मंगाओ, पैसा मंगाया है, पैसा रिसीव करो अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,80,00,000 रुपीज। दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट। फास्ट नहीं हो रहा है ना? ज़्यादा भी नहीं हो रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 8। ये MTP में 18 5 मार्क्स और स्टडी मटेरियल में था। PU लिमिटेड इशूड 300 lakh 8% debentures of ₹100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5%, after 3 years, payable as 50 on application and 44 on। सिर्फ ये 2 लाइन पढ़ के ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि क्या दिया है, ये कुछ झेप ही नहीं रहा है। बहुत सिंपल। एप्लीकेशन पे 50 आने वाला है, अलॉटमेंट पे 44 आने वाला है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। कुछ नहीं बोला, मतलब डिस्काउंट किधर है? अलॉटमेंट पे। कुछ भी नहीं बोला है तो डिस्काउंट किधर है? अलॉटमेंट पे है ना। मतलब चेक पॉइंट समझ रहे तुमको, डिस्काउंट पे भी है ना। तो पहले देखो अलॉटमेंट डिस्काउंट के रिलेटेड, प्रीमियम के रिलेटेड कुछ बोला गया है क्या, कौन से लेवल पे होगा। नहीं बोला है तो अपन बाय डिफॉल्ट इसको अलॉटमेंट के लेवल पे लेंगे। ओके। हमको एंट्रीज पास करने हैं। कितने एंट्रीज होंगे? 4। एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ पीहू लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। डेट्स नहीं दिए ना? ओके। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक मिनट, हम यहाँ पे डेबिट रुपीज लिख रहे हैं ना? हाँ, रुपीज इन लाख लिखेंगे अपन, रुपीज इन लाख। अभी ऐसे अगर नहीं लिखेंगे ना तो बहुत नंबर्स हो जाते हैं। रुपीज इन लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 50 करना है आपको। टू
12% सॉरी 8% to 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 300 into 50 15,000 ट्रांसफ़र कर दो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 15,000 to 8% डिबेंचर अकाउंट 15,000। ठीक है। थर्ड अलॉटमेंट के लेवल का क्या करना पता है क्या? सुनो मेरी बात। जब अपने को मालूम है ना कि रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे होने वाला है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है, अगर अपने को मालूम है और इशू डिस्काउंट पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, कैसे भी होने दो, जो अलॉटमेंट के लेवल का एंट्री है ना उसमें हम एंट्री लिख देंगे लेकिन डेबिट के लिए एक लाइन छोड़ देंगे। हरी बात समझ में? मतलब मर्ज करने के टाइम पे कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो नॉर्मल एंट्री पास कर लो, ये हो जाएगा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पे लाइन छोड़ने की जरूरत है कि मुझे बोलो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही लेजर में रिकॉर्ड कर देते, डिस्काउंट भी और लॉस भी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आया ना? हाँ। टू 8% डिबेंचर अकाउंट और 2 जल्दी बोलो 2 डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अभी यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट में 300 इंटू वॉट 44 कितना आता है? 13,200। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे 300 इंटू कितना करूं? सोचो क्वेश्चन में क्या बोला है? डिबेंचर डिस्काउंट कितने का दिया था? 6% का। किस पे? 100 पे। 100 का 6% यानी 6 रुपीज़ और प्रीमियम में 5% प्रीमियम पे, मतलब 100 का 5% 5 मतलब 11 रुपए का टोटल नुकसान है। एक डिस्काउंट दिया 6 रुपए का और 5 रुपए का प्रीमियम में देने वाला हूँ मैं रिडेम्पशन पे, बराबर ना? तो 300 इंटू क्या करेंगे? 11 कितना आया? 3,300। ओके। टू 8% डिबेंचर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 300 इंटू 300 इंटू 50 कितना? और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में 300 इंटू कितना? टैली हो रहा क्या? ये होता कंफ्यूजन। इसीलिए कैलकुलेशन पे बहुत फोकस रखना है। समझा? पक्का? ओके। पैसा कितना आने वाला है? अलॉटमेंट ड्यू किया है, पैसा आएगा कितना? कैलकुलेट मत करो, लिखा है अलॉटमेंट को कितने नहीं। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू कितने से किया? 13,200। हाँ मतलब 44 रुपीज आने वाले 300, तो वही तो किया है यहाँ पे 300 इंटू 44। तो जो लेवल का ड्यू है ना वो उस लेवल के अकाउंट को अपन ने कितने से डेबिट किया हो देखना। अलॉटमेंट का ड्यू है ये, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से किया है? इतना ही पैसा आने वाला। तो 4th एंट्री हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 13,200। जेपा पक्का? कोई भी दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये पूरा रिडेम्पशन वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। Question number 9. Country Crafts Limited issued 1,08% debentures of ₹100 each at a premium of 5%, payable fully on application and redeemable at premium of ₹10. Past necessary journal entries at the time of issue. अभी पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के लेवल पे आने वाला, मतलब एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में हम वो वाली एंट्री मर्ज करेंगे। कौन सी? रिडेम्पशन एट प्रीमियम वाली एंट्री।
और रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है, रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितना है 10 रुपीज़, और इशू के टाइम पे प्रीमियम कितना है 5 रुपीज़, 5% ऑफ व्हाट 100। तो इशू के टाइम पे प्रीमियम है 5 रुपया और रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है 10। समझा? चलो स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ कंट्री क्राफ्ट्स लिमिटेड journal entries, करें स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? तो 1 लाख इंटू हाउ मच 105। वेरी गुड, 1 लाख इंटू 105 कितना है ये 1 करोड़ 5 लाख। और दूसरा हम करेंगे ट्रांसफ़र एंट्री। इसमें नॉर्मल एंट्री पास कर लो, डेबिट के लिए एक जगह छोड़ दो। क्या एंट्री होगा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं, है ना? और अभी जो मर्ज करना है वो मर्ज कर दो। क्या होगा, जो लाइन छोड़ी है उसमें लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर दो टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अभी कैलकुलेशन 8% डिबेंचर एप्लीकेशन वो तो अपने को मालूम है 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़, बराबर ना? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 1 लाख इंटू रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितना है 10 रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़, बराबर ना? 8% डिबेंचर अकाउंट में यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से आता है 1 लाख इंटू क्या करेंगे 100 यानी 1 करोड़। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख इंटू 5 यानी 5 लाख और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में तो 10 लाख रुपए जा ही रहे हैं। मैंने ये गलत लिख दिया। और यहाँ पे 10। समझा? हर एक डिफरेंट सिचुएशन पे एक एक क्वेश्चन कर लिया है, हमको क्लियर समझ में आ गया कि कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। इशू डिस्काउंट पे किया है, रीडिंग प्रीमियम पे किया, ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता है और ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आते। समझा? पक्का? तो कंसेप्ट समझ में आ गया है, आ जाता है, नो डाउट। अपन उतना अच्छे से क्लास में पढ़ते, लेकिन ये एग्जाम के टाइम पे याद आने के लिए नहीं, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं क्या करने को बोलता हूँ, घर पे जाके सारे क्वेश्चन फिर से करने। और दूसरा, इसके रिलेटेड मॉड्यूल में, वैसे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, लेकिन अगर इस कंसेप्ट के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और मिलता है तो वो भी सॉल्व करने का और फिर आंसर कंपेयर करने का। समझ रहे हैं? पक्का? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और भी कंसेप्ट्स बाकी है, ऑलमोस्ट और आधा चैप्टर बाकी है, हम कल के दिन में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। रुकते हैं आज, कोई भी डाउट हो तो पूछो।